हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनामिका एंड वेलकम यू इन उदित फार्मेसी चैनल। और हम पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि इस बार क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में होने के पॉसिबिलिटीज़ हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे, इंस्टा ग्रुप पे और ट्विटर ग्रुप पे। तो आप यहाँ इन चारों जगह आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब के चैनल्स पे जाके आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन कि सल्फोनामाइड्स क्या हैं। सल्फोनामाइड्स आर मेनली, चलिए बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन है सल्फोनामाइड्स आर मेनली बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक, बोथ ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ द अबव। जल्दी से बताइए कि क्या होगा, सल्फोनामाइड क्या है, बैक्टीरियोसाइडल है, बैक्टीरियोस्टैटिक है, बैक्टीरियोसाइडल बैक्टीरियोस्टैटिक दोनों है, या फिर कुछ भी नहीं है इनमें से। तो इसका सही आंसर है, मैं बता देती हूँ, सल्फोनामाइड्स आर मेनली बैक्टीरियोस्टैटिक। तो सल्फोनामाइड्स हमारे क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक हैं। अब एक क्वेश्चन तो ये बनता है, और भी इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं कि सल्फोनामाइड से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, इससे अलग भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमें और उससे ज़्यादा हमें प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सिर्फ यही क्वेश्चन आएगा। तो सल्फोनामाइड से क्या क्वेश्चन और बन सकता है, तो इसलिए हमें सल्फोनामाइड से रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। इसलिए हमें पता होना चाहिए सल्फोनामाइड क्या है। ठीक है, तो सल्फोनामाइड क्या है। सल्फोनामाइड एक एंटीबायोटिक ड्रग है। एंटीबायोटिक ड्रग है या फिर एंटी माइक्रोबियल ड्रग है, जिसका काम है माइक्रोब्स की ग्रोथ को इनहिबिट करना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही हमारा कंप्लीट हो रहा है कि सल्फोनामाइड्स क्या है, एक बैक्टीरियोस्टैटिक है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो पूरी तरीके से रोक देता है, स्टार्ट कर देता है, स्टॉप कर देता है, जो कि क्या है, एक एंटीबायोटिक ड्रग है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि सल्फोनामाइड्स किस तरीके से काम करता है। सल्फोनामाइड्स क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं फोलेट सिंथेसिस को। ये इनहिबिट करते हैं फोलेट सिंथेसिस को। तो क्वेश्चन क्या पता इस तरह से आ जाए कि सल्फोनामाइड्स ऑप्शन हो फोलेट सिंथेसिस इनहिबिशन या ट्राइफोलेट या और भी अदर जो ऑप्शन आ सकते हैं। तो आपको किस पे लगाना है कि सल्फोनामाइड्स इनहिबिट्स फोलेट सिंथेसिस। ठीक है, सल्फोनामाइड्स क्या कर रहे हैं, फोलेट सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे हैं। और क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, प्यूरिन की सिंथेसिस को भी इनहिबिट करते हैं। सल्फोनामाइड्स क्या कर रहे हैं, एक इस तरीके की एंटीबायोटिक ड्रग हैं या फिर एंटी माइक्रोबियल ड्रग हैं, जिसका काम है फोलेट की सिंथेसिस को रोकना। ठीक है, प्यूरिन की सिंथेसिस को रोकना और डीएनए सिंथेसिस को रोकना। ठीक है, कौन से डीएनए या किसके डीएनए को रोकना, सबसे बड़ी बात, किसके प्यूरिन को रोकना। तो ये जो बैक्टीरिया है, ये जो माइक्रोब्स हैं, ठीक है, माइक्रोब्स के फोलेट सिंथेसिस को रोकना या माइक्रोब्स के प्यूरिन सिंथेसिस को रोकना या स्टॉप करना, या फिर बैक्टीरिया के डीएनए सिंथेसिस को रोकना सल्फोनामाइड्स का काम है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकेंड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द सिस्टमिक एंटासिड, इनमें से कौन सा है जो सिस्टमिक एंटासिड्स है, जो कि हमारे ब्लड के अंदर या हमारे सिस्टम के अंदर एसिड के फॉर्मेशन को कम करता है। एसिड के फॉर्मेशन को कम करता है मतलब एल्कलॉसिस करता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा ड्रग है या ऐसा कौन सा इनमें से एजेंट है जो कि सिस्टम में जाके एंटासिड की तरह काम करता है। तो सेकंड का इस क्वेश्चन का आंसर है सी, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज सिस्टमिक एंटासिड्स। ठीक है, और जितने भी हमारे इससे अलग जितने भी हमारे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, कैल्शियम फॉस्फेट, ये सब क्या है, ये हमारे नॉन सिस्टमिक हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आ सकता है कि विच वन ऑफ द नॉन सिस्टमिक एंटासिड। तो इसमें से जो सिस्टमिक के होंगे उनके ऑप्शन दिए जाएंगे, और नॉन सिस्टमिक आपको यहाँ पर दिए गए हैं कि अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑप्शन होगा, अगर कैल्शियम फॉस्फेट ऑप्शन होगा, अगर कैल्शियम कार्बोनेट ऑप्शन होगा, तो आपको पता है कि कहाँ पे टिक करना है, नॉन सिस्टमिक पे, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा सिस्टमिक एंटासिड है, जो कि सिस्टम में जाके
एसिड को कम करता है। थर्ड क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑफ ड्रग गिवन थ्रू सबलिंगुअल रूट। जो सबलिंगुअल रूट है ऐसा कौन सा इफेक्ट है इनमें से जो कि सबलिंगुअल रूट प्रोड्यूस करता है। तो सबलिंगुअल रूट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सबलिंगुअल रूट क्या है। जो हम अपने टंग के नीचे जो भी मेडिसिन रखते हैं बीनीथ द टंग, या फिर हम क्या बोलते हैं जीभ के नीचे रख लीजिए या फिर होठ में दबा लीजिए, है ना। तो ऐसी ड्रग्स जो कि सबलिंगुअल रूट को फॉलो करती हैं, ऐसा कौन सा इफेक्ट है इनमें से जो कि सबलिंगुअल रूट के थ्रू हो रहा है। तो सबसे पहला क्या है, ऑनसेट ऑफ एक्शन इज क्विक। ऐसा एक्शन जो सबलिंगुअल रूट क्या करता है, बहुत फास्ट इस रूट से एक्शन है, ये है। या फिर ओवरडोज कैन बी अवॉइडेड बाय स्पिटिंग, हम ओवरडोज को कम कर सकते हैं। अगर हमें ज़्यादा लग रही है ओवरडोज तो हम स्पिट कर सकते हैं, बाहर थूक सकते हैं। या थर्ड, ड्रग इज़ नॉट डिस्ट्रॉयड बाय स्टमक एंजाइम, या फिर सबलिंगुअल रूट से जो ड्रग ली जा रही है वो स्टमक एंजाइम से डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं। तो क्या है इनमें से ऑप्शन, बताइए। तो इसका ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। तो क्योंकि सबलिंगुअल रूट क्या है, हम टंग के थ्रू ले रहे हैं, हम टंग के नीचे रख रहे हैं, कीप कर रहे हैं ड्रग को, तो इसका जो एक्शन है वो भी बहुत फास्ट होगा। हम अगर ड्रग हमें लग रही है कि ज़्यादा क्वांटिटी में है तो हम स्पिट भी कर सकते हैं, और स्टमक एंजाइम के थ्रू ये ड्रग डिस्ट्रॉय भी नहीं होती है। मतलब किसी भी तरह से ये इन सब तीनों चीज़ों पे कारगर है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है टारगेट प्रोटीन विच अ ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड्स आर। जो हमारे टारगेट प्रोटीन हैं विच अ ड्रग मॉलिक्यूल, जहाँ पे ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है। मतलब ये कोई ड्रग है, अगर ये इस पर्टिकुलर टारगेट प्रोटीन पे बाइंड हो रही है, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं। क्या सिर्फ कैरियर्स बोलते हैं, या फिर आयन चैनल्स बोलते हैं, या फिर रिसेप्टर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो हमें ये पता है कि रिसेप्टर्स भी बोलते हैं, इन्हें पता है आयन चैनल्स भी बोलते हैं, इन्हें पता है कि कैरियर्स भी बोलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हम इस टारगेट प्रोटीन को कैरियर प्रोटीन भी बोलते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन भी बोलते हैं, आयन चैनल प्रोटीन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय द एक्टिवेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इनमें से कौन सा नहीं है बाय द एक्टिवेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेशन के थ्रू नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट caused by the activation of the sympathetic nervous system. First है an increased calcium release in cardiomyocytes, an increase in cardiac output, a decrease in heart rate, an increase in blood pressure. बताइए। तो फिफ्थ क्वेश्चन का है आंसर, क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा नहीं है जो कि प्रोड्यूस करता है, इज़ नॉट कॉज्ड बाय द एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इनमें से ऐसा कौन सा नहीं है जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। तो कौन नहीं है, सी है इसका, अ डिक्रीज इन हार्ट रेट, ठीक है। डिक्रीज इन हार्ट रेट क्यों, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमें पता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में अल्फ़ा और बीटा हमारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और बीटा 1 बीटा 2 रिस्पॉन्सिबल होता है, बीटा 2 हमारे हार्ट सेल में प्रेजेंट होता है, बीटा 2 रिसेप्टर्स जो कि क्या करते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करते हैं। क्योंकि ये जो सिंपैथेटिक ड्रग्स होंगी या जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू जितना भी फ्लो होगा वो क्या करेगा, हार्ट में फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करेगा। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, इसका मतलब बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर क्या लिखा है, इनमें से ऐसा कौन सा नहीं है जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ करेगा क्योंकि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। कैल्शियम रिलीज़ होंगे क्योंकि ये कैल्शियम रिलीज़ करता है तभी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और ये ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रहे हैं, ये भी हमने देखा। तो इनमें से ऐसा कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, सी नहीं है, अ डिक्रीज़ इन हार्ट रेट। ये हार्ट रेट को डिक्रीज़ नहीं करता है, ठीक है, ये बढ़ाता है। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर दैट डिवाइड्स द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द न्यूरॉन आर मेड अप ऑफ। जो हमारी न्यूरॉन है अगर उसे डिवाइड कर दिया जाए इनसाइड और आउटसाइड में,
तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो बना होता है सबसे पहला चैनल प्रोटीन से बना होता है, या प्रोटीन लेयर से बना होता है, लिपिड बाई लेयर से बना होता है, मतलब 2 लिपिड लेयर होती हैं, या फिर एक ही लिपिड होती है, मतलब लिपिड मोनोलेयर होती है। तो हमें पता है कोई भी अगर न्यूरॉन, जो हमारी न्यूरॉन है उसकी अगर इनसाइड और आउटसाइड है तो वो क्या होती है, लिपिड बाई लेयर होती है। बाई लेयर लिपिड्स होते हैं ये, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, लिपिड बाई लेयर आएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द क्लोरप्रोमाजीन 100 mg इक्विवेलेंट ओरल डोज ऑफ हेलोपेरिडोल। क्या होगी 100 mg क्लोरप्रोमाजीन की अगर डोज हम ले रहे हैं, ठीक है, तो वो हेलोपेरिडोल के कितनी डोज के इक्विवेलेंट होगी। मतलब अगर ये 100 mg हम क्लोरप्रोमाजीन ले रहे हैं ड्रग, तो ये हमें हेलोपेरिडोल कितनी लेनी पड़ेगी, ठीक है, या कितनी mg की होनी चाहिए डोज। तो कितनी होनी चाहिए, इसका आंसर है 2 mg होनी चाहिए, 10 mg होनी चाहिए, 15 mg होनी चाहिए, या 30 mg होनी चाहिए। बताइए जल्दी से क्या होगा आपका आंसर। हाँ, इसका आंसर होगा ए, 2 mg होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं क्लोरप्रोमाजीन की। तो क्लोरप्रोमाजीन क्या है, हमारी एंटी साइकोटिक ड्रग है, और हेलोपेरिडोल क्या है, ये भी हमारी एंटी साइकोटिक ड्रग हैं। तो दोनों की दोनों ड्रग हमारी क्या है, एंटी साइकोटिक ड्रग हैं। क्योंकि क्लोरप्रोमाजीन की 100 जब रिसर्च हुई है तो पता चला है कि क्लोरप्रोमाजीन की 100 mg इज़ इक्विवेलेंट टू हेलोपेरिडोल की 2 mg ड्रग, ठीक है। मतलब अगर हेलोपेरिडोल की हम 2 mg ले रहे हैं तो क्लोरप्रोमाजीन की 100 mg के इक्वल है। नेक्स्ट है, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिप्रेशन इन ओल्ड पर्सन इज। डिप्रेशन की अगर किसी ओल्ड पर्सन को डिप्रेशन है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी। फर्स्ट बसपायरॉन होगी, फ्लोक्सेटिन होगी, एमिट्रिप्टाइलिन होगी, या इमिप्रामिन होगी। तो चारों में से क्या होगी, जल्दी से बताइए। चलिए, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिप्रेशन इन ओल्ड पर्सन, अगर ओल्ड पर्सन में डिप्रेशन है तो ड्रग ऑफ चॉइस मतलब पहली पसंद या पहली चॉइस ड्रग की फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होगा, वो होगा हमारा फ्लुओक्सेटिन। फ्लुओक्सेटिन हमारे, अब इसके बारे में हमें जानना है कि फ्लुओक्सेटिन क्या है। तो फ्लुओक्सेटिन क्या है, हमारी मैनिक डिसऑर्डर में हम इसे यूज़ करते हैं। मैनिक डिसऑर्डर मतलब जो हमारा मूड बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएशन होता रहता है, ठीक है। डिप्रेशन में हम यूज़ करते हैं फ्लुओक्सेटिन, जो कि क्या है, कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, ये हमारी क्या है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फ्लुओक्सेटिन ज़रूरी नहीं है डिप्रेशन ही आए, कहाँ आ सकता है, मैनिक डिसऑर्डर में, ठीक है। या फिर ये भी आ सकता है कि फ्लुओक्सेटिन कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, तो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ओके, तो ये फ्लुओक्सेटिन या फिर इस 8th क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट है, डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन इज एन। डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन क्या है, एंटीटर्सिव है, एनाल्जेसिक है, एक्सपेक्टोरेंट है, या एंटीहिस्टामिनिक है। तो देखिए 9 क्वेश्चन जो है, डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन हमें पता है कि क्या है। डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन एक रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की ड्रग है जिसका काम है कफ को बाहर निकालना, ठीक है, सॉरी, कफ को सप्रेस करना। तो डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन क्या है, हमारी एंटीटर्सिव ड्रग है जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को क्या करती है, कम करती है, कफ को सप्रेस कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट है, बोन रिजॉर्प्शन इज एक्सेलरेटेड बाय। बोन का रिजॉर्प्शन, जो रीअब्जॉर्प्शन है वो एक्सेलरेट होता है, किसके थ्रू एक्सेलरेट होता है, एस्ट्रोजन के थ्रू होता है, पैराथॉर्मोन के थ्रू होता है, बाइफॉस्फोनेट्स के थ्रू होता है, या कैल्सिटोनिन के थ्रू होता है। तो इसका आंसर है बी, पैराथॉर्मोन के थ्रू हमारा बोन का रिजॉर्प्शन होता है। और पैराथॉर्मोन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकता है कि पैराथॉर्मोन कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करती है। तो पैराथॉर्मोन को कौन सी ग्लैंड सिक्रीट करती है, पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। पैराथायरॉयड ग्लैंड से क्या रिलीज होते हैं, पैराथॉर्मोन रिलीज होते हैं, जो कि क्या करते हैं, कैल्शियम के लेवल को या कैल्शियम की
कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, पैराथ हार्मोन क्या करते हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज होते हैं और क्या कर रहे हैं, कैल्शियम के कंसंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो बोन रिजॉर्प्शन में कौन इंपॉर्टेंट है या क्या एक्सिलरेट होता है, किसके थ्रू एक्सिलरेट होता है, पैराथ हार्मोन के थ्रू बोन रिजॉर्प्शन एक्सिलरेट होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है मेडिसिनल कैल्शियम सॉल्ट आर इंडिकेटेड फॉर। जो मेडिसिनल कैल्शियम सॉल्ट्स हैं वो किस चीज़ के लिए इंडिकेट करते हैं। सबसे पहला है प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस को रोकते हैं। सेकंड है हैसनिंग फ्रैक्चर यूनियन, या फ्रैक्चर यूनियन अगर फ्रैक्चर जैसी कंडीशन हो गया या उसे कंट्रोल करते हैं। पेरिफेरल न्यूराइटिस, अगर पेरिफेरल में हमारे कुछ भी इन्फेक्शन हो गया, न्यूराइटिस हो गया है, या फिर उसे रोकते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए, इसका आंसर है प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है मेडिसिनल कैल्शियम सॉल्ट की। मेडिसिनल कैल्शियम सॉल्ट का मतलब है, ऑप्शन भी आ सकते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम सिलिकेट, सॉरी कैल्शियम सिट्रेट, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये क्या है, कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं जिसका काम है ओस्टियोपोरोसिस को रोकना। ओस्टियोपोरोसिस का मतलब है, ओस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जब हमारी बोन्स क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। जब हमारी बोन्स बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाती हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, उसमें हमारी हिप बोन हो सकती है, उसमें हमारी रिस्ट की बोन हो सकती है, जो हमारी कलाइयाँ हैं, हमारी स्पाइन की जो बोन है वो अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही हैं तो उसे बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट है द विटामिन दैट इज़ रिगार्डेड टू बी हार्मोनियस। ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि हार्मोन से रिगार्ड करता है, हार्मोन से कनेक्ट होता है। तो विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन ए। ठीक है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए इनके कॉमन नेम क्या है। तो विटामिन सी का कॉमन नेम क्या है, विटामिन बी का कॉमन नेम क्या है, विटामिन ए का कॉमन नेम क्या है, या विटामिन डी का कॉमन नेम क्या है। तो इस क्वेश्चन से आपको वो आंसर मिलेगा। मैं इसका आंसर बता रही हूँ कि ऐसा विटामिन जिसका जो कि हार्मोन से रिलेटेड है, तो वो है हमारा विटामिन डी। ठीक है, क्यों, क्योंकि विटामिन डी को हम क्योंकि विटामिन डी जो है उसे हम बोलते हैं, वो एक ऐसा हार्मोन है जिसे हम बोल रहे हैं हार्मोनिक है कैल्सिफेरॉल। ठीक है, ये जो विटामिन डी है इसे बोलते हैं हम कैल्सिफेरॉल। अब ये विटामिन डी भी हमारा 2 टाइप का होता है, D2 और D3। D2 को हम बोलते हैं एर्गो कैल्सिफेरॉल और D3 को बोलते हैं हम कोले कैल्सिफेरॉल। ठीक है, जिनका काम है, इस विटामिन डी का काम है एब्जॉर्ब करना, किसे एब्जॉर्ब करना, कैल्शियम को एंड फॉस्फोरस को। ठीक है, तो विटामिन डी का क्या काम है, विटामिन डी हमारा हार्मोन है जिसका नाम है, हम कैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं। ये कैल्सिफेरॉल 2 टाइप्स के होते हैं, D2 एंड D3। D2 को हम एर्गो कैल्सिफेरॉल बोलते हैं, D3 को हम कोले कैल्सिफेरॉल बोलते हैं। और इनका काम है हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करना। नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग लिथियम थेरेपी कैन कॉज। अगर लिथियम की थेरेपी को बहुत लंबे टाइम तक हम यूज़ करते हैं तो क्या कॉज हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है डायबिटीज़ मेलाइटस, सेकंड है गॉइटर, नेक्स्ट है पार्किंसनिज्म और फोर्थ है गाउट। चलिए बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर है, अगर हम लिथियम की थेरेपी को बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं तो ये कॉज करता है गॉइटर। ठीक है, हो सकता है गॉइटर ना हो सकता है डायबिटीज़ मेलाइटस लिखा हो और हो सकता है डायबिटीज़ इंसिपिडस हो, डायबिटीज़ इंसिपिडस। ठीक है, अगर गॉइटर नहीं है बाई चांस तो हम किस पे लगाएंगे, डायबिटीज़ इंसिपिडस पे। क्यों, इसका रीज़न बता रही हूँ। लेकिन प्रोलॉन्ग अगर गॉइटर का ऑप्शन है और डायबिटीज़ मेलाइटस का ऑप्शन है तो हम लगाएंगे गॉइटर पे। ठीक है, क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि अगर हम लिथियम, सबसे पहले लिथियम की बात करें, लिथियम कौन से कैटेगरी ड्रग है, मैनिया को इम्प्रूव करने वाली ड्रग है, एंटी मैनिक ड्रग है। ठीक है,
तो अगर इस लिथियम की बहुत लंबे टाइम तक हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसकी वजह से जो हमारा थायराइड है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, थायराइड जो ग्लैंड है हमारी, उसके थ्रू आयोडीन का जो अपटेक है, आयोडीन का अपटेक होना बंद हो जाता है, स्लो हो जाता है या इनहिबिट हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब है अब ये थायराइड ग्लैंड जो थायराइड बढ़ा रही थी, मतलब थायराइड को सिक्रीट कर रही थी, अब वो सिक्रीशन रुक जाएगा, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड की कमी हो जाएगी, जिसे हम बोल रहे हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसकी वजह से क्या होगा, गॉइटर होगा। गॉइटर क्यों होता है, आयोडीन की कमी की वजह से होता है। तो ये लिथियम का एक तरह से एडवर्स इफेक्ट है थायराइड ग्लैंड पे, ठीक है। लिथियम का एक और काम मैंने बताया कि क्या करेगा, डायबिटीज़ इंसिपिडस कॉज करेगा। मतलब ये लिथियम क्या करता है, ये लिथियम यूरिन के फ्लो को बढ़ा देता है, ठीक है। यूरिन के फ्लो को बढ़ा देना मतलब यूरिन के फंक्शन को डिसबैलेंस्ड कर देता है, जिसकी वजह से यूरिन का फ्लो बढ़ जाता है और उस कंडीशन को हम बोल रहे हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, फॉर हीलिंग डिओडिनल अल्सर द यूजुअल ड्यूरेशन ऑफ H2 ब्लॉकर थेरेपी इज़। अगर किसी को अगर हील करना है डिओडिनल अल्सर, तो हम क्या दे रहे हैं, H2 ब्लॉकर दे रहे हैं। तो उस H2 ब्लॉकर की जो थेरेपी है कितने टाइम तक चलती है, तो इसका टाइम ड्यूरेशन होता है, पहला है 4 वीक, 6 वीक, 8 वीक और 12 वीक। जी हाँ, इसका आंसर है सी, 8 वीक। 8 वीक्स तक हमें डिओडिनल अल्सर कंट्रोल करने के लिए ये H2 ब्लॉकर देने पड़ेंगे। अब H2 ब्लॉकर्स क्या हैं, ये H2 ब्लॉकर्स क्या करते हैं, हिस्टामीन के सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं। और हिस्टामीन क्या है, हिस्टामीन इन्फ्लामेशन कॉज करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। इन्फ्लामेशन कॉज करता है, एसिड को हमारी बॉडी के अंदर बढ़ा देता है। तो हम क्या दे रहे हैं, इस अल्सर को कम करने के लिए H2 ब्लॉकर्स दे रहे हैं, क्योंकि अल्सर किसकी वजह से हो रहा है, इन्फ्लामेशन की वजह से हो रहा है, एसिड की वजह से हो रहा है। और अगर हमने हिस्टामिन को रोक दिया, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन नहीं होगा, एसिड का प्रोडक्शन नहीं होगा सेल्स के थ्रू। तो इसलिए हम क्या दे रहे हैं, H2 ब्लॉकर्स दे रहे हैं। कितने दिन तक देंगे, 8 वीक्स तक देंगे। नेक्स्ट है, द कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम आयन इन द स्टैंडर्ड WHO ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इज़। क्या होगा, सोडियम आयंस, द कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम आयन की जो कंसनट्रेशन है अकॉर्डिंग टू WHO स्टैंडर्ड्स ओरल रिहाइड्रेशन की, ORS की, क्या होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, 90 मिलीमोल पर लीटर, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन आप याद कर लीजिएगा, जिसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए 90 मिलीमोल्स पर लीटर। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थोड़े समझ में आए हों। ज़रूरी नहीं है यही क्वेश्चन बनेंगे, इससे रिगार्डिंग या इससे कनेक्टेड या इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें आप गो थ्रू करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।